हेलो इन्वेस्टर्स, नमस्कार। आई होप आप सब स्वस्थ और खुशहाल होंगे और मार्केट्स की रीसेंट रैली को देखकर आपकी चिंता थोड़ी कम हुई होगी। तो हम आ गए हैं आपके लिए एक और मार्केट का पर्सपेक्टिव शेयर करने, जिससे हम आपके डिसीजंस को आसान बनाने की कोशिश करते हैं और जिससे आप समझ सके कि आपके पोर्टफोलियो के लिए क्या एक्शन सही और क्या गलत रहेगा इस समय। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है मार्केट। तो पहले हम देख लेते हैं कि मैक्रो नंबर्स क्या हाल दर्शा रहे हैं इकोनॉमी का। तो इकोनॉमी पेरिस्कोप है ये, जिसमें हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो है जीडीपी की। लेटेस्ट क्वार्टर का जो जीडीपी नंबर आया वो आया 7.4 7.4% रियल टर्म्स में। और इसकी वजह से हमारा एनुअल ग्रोथ रेट जो है वो 6.2 6.2% का आ गया है। लेटेस्ट जो इन्फ्लेशन नंबर है वो मई का अभी तक अनाउंस नहीं हो जब तक हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशन है कि वो 3% से कम ही रहेगा। अप्रैल का नंबर 3.16 आया था, जो कि अगेन आरबीआई की एक्सपेक्टेशन से काफ़ी कम था। इसीलिए आरबीआई ने एक फ्रंट लोडेड हमें 50 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट दिया है 6 जून को। और इसके साथ साथ उन्होंने अपना स्टांस को न्यूट्रल कर दिया है। एक और चीज़ जो बताई गई है वो है सीआरआर कट, जो कि सितंबर से शुरू होगा और नवंबर तक रहेगा। और इसकी वजह से इकोनॉमी के अंदर 2.5 लाख करोड़ 2.5 लाख करोड़ का इन्फ्यूजन होगा लिक्विडिटी का। सर्विसेज पीएमआई हमारा बहुत स्ट्रांग आया है, 10 मंथ का हाई 61.2% का नंबर है हमारा। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये डेफिनेटली हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी की स्ट्रेंथ को दर्शा। अगला पॉइंट आ जाता है कि अगर 6 जून को रेट कट हुआ तो उसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नज़र आया क्या हमें। तो इंटरेस्ट रेट्स और जीसेक की जो यील्ड होती है वो कभी कभी एक साथ नहीं चलती। मार्केट की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग चीज़ें मूव होती हैं। तो जैसे ही आरबीआई ने रेट कट के बाद अपना स्टांस न्यूट्रल कर दिया, तो हमने देखा कि जो 6.2 के अराउंड 10 ईयर यील्ड चल रही थी वो बढ़ के 6.28 हो गई। तो जिन इन्वेस्टर्स ने लॉन्ग ड्यूरेशन बॉन्ड्स खरीदे थे ये सोच के कि इंटरेस्ट रेट कट का उनको बेनिफिट मिलेगा, तो वो पिछले एक हफ्ते में नेगेटिव रिटर्न्स बनाकर बैठे हैं। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स फिनोमिना होता है समझाने के लिए, लेकिन सीधी सी बात यह है कि जब अगर आपके बॉन्ड का दाम घटेगा तो आपकी जो यील्ड है वो बढ़ जाती है, और अगर आपके बॉन्ड का दाम बढ़ता है तो यील्ड कम हो जाती है। तो आपका बेनिफिट, एक इन्वेस्टर का बेनिफिट तब है जब बॉन्ड का दाम बढ़े और यील्ड जो है वो नीचे आ जाए, जो कि क्लियरली नहीं हुआ है। पिछले एक हफ्ते में हम देख ही रहे हैं कि 6 जून से लेके अब तक नेगेटिव रिटर्न्स बने हैं। रिसर्च हाउसेस क्या सोच रहे हैं हमारे मार्केट के बारे में, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं न्यूमूरा का क्या कहना है। न्यूमूरा का कहना है कि उन्होंने टारगेट को बढ़ा के, निफ्टी के टारगेट को 1170 पॉइंट से बढ़ाकर 26,140 पे कर दिया है। यहाँ से लगभग 6% का अपसाइड दर्शाता है। बट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो 17 हाई कन्विक्शन स्टॉक्स उन्होंने दिए हैं, जो हमने हाईलाइट भी किया है एरिया, उसके अंदर आप देखेंगे कि उस रिकमेंडेशन के अंदर डोमेस्टिक मार्केट की जो स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं वैसे वाले स्टॉक्स हैं। अगला है बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज। उन्होंने भी इंडिया को बेस्ट कंट्री कहा है स्टॉक कंपाउंडर्स की खोज के लिए। साथ ही उन्होंने ये भी बोला है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी बनी रहेगी, थोड़े से एलिवेटेड लेवल्स, मतलब वैल्यूएशन रहेंगे, ग्लोबल रिस्क रहेंगे, फिर भी अगले दशक के लिए इंडिया एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा इन्वेस्ट करने के लिए और स्टॉक कंपाउंडर्स को ढूंढने के लिए। और उन्होंने 9 थीम्स, बीओएफए ने 9 थीम्स को आउटलाइन किया है जिसके हिसाब से उनको लगता है कि इंडियन इकोनॉमी कंस्ट्रक्टिव रहेगी। तो ये इन 9 थीम्स में जो अपनी रिपोर्ट में कवर करने वाले जो हैं, सबसे ऊपर जो आता है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन। यानी कि उनके अनुसार 3.25 गुना, यानी कि 3.25 गुना इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ावा देता है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन। उसके अलावा प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट, डिजिटल ग्रोथ, जहां 90 करोड़ से भी ज़्यादा इंटरनेट यूजर्स हो गए हैं और वर्ल्ड में लोएस्ट रेट्स पर डेटा प्लान्स का आनंद ले रहे हैं। अगला है फाइनेंशियल इंक्लूजन, जहां बोफा के अकॉर्डिंग अब 90% से भी ज़्यादा एलिजिबल लोगों का बैंक अकाउंट खाता है।
जो अ, आंकड़ा 2011 में लगभग 35% का होता था। तो ये आप देखेंगे बहुत ही स्टार्क इम्प्रूवमेंट इन्होंने दर्शाया है 2011 से लेकर 2025 के बीच में। आगे देखें तो हाउस होल्ड सेविंग्स एक बहुत ही मजबूत इन्होंने पिलर बताया है, थीम जो प्ले करेगा। और जीएसटी और यूपीआई की वजह से आने वाली फॉर्मलाइजेशन पुश, और पीएलआई एंड लेबर रिफॉर्म्स के द्वारा एक्सटर्नल पोजीशन में सुधार, एक्सपोर्ट्स द्वारा करंट अकाउंट डेफिसिट को सरप्लस में बदलने वाली थीम्स, इन थीम्स को भी उन्होंने बहुत फोकस में रखा है। गौर देने वाली बात है कि इन्होंने भी जो एक थीम जिसमें हम भी बहुत बुलिश हैं, जो है डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन शिफ्ट। हम कह रहे हैं कि जैसे $2,800 पर कैपिटा इनकम से हम $5,000 पर कैपिटा इनकम की तरफ अग्रसर होंगे 2030 तक। तो वहाँ पर आपको डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन में तेज़ी से बढ़ने की उम्मीद नज़र आ रही है। और क्योंकि अब इंटरेस्ट रेट्स भी नीचे आ गए हैं, तो ये लोअर इंटरेस्ट रेट जो है इस तरह के कंजम्पशन पैटर्न को थोड़ा बढ़ावा देते हैं, थोड़ा सा पुश प्रदान करते हैं। तो ये भी एक पॉइंट है जो हमें समझने की ज़रूरत है, राइट। तो अगला जो बात है वो है प्रॉफिट्स। अब निफ्टी 500 कंपनीज क्या प्रॉफिट कर रही हैं? तो अगर हम देखें निफ्टी 500 की कंपनीज ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है फाइनेंशियल ईयर 24-25 में, जहां टोटल नेट प्रॉफिट्स 15 लाख करोड़ से भी ज़्यादा हो गए हैं। ये एक आर्टिकल का स्नैपशॉट है ईटी मार्केट से। 2 साल में प्रॉफिट्स 10.66 लाख करोड़ से 15.07 लाख करोड़ पहुंच गए हैं, जो अपने आप में एक बहुत शानदार परफॉर्मेंस है। लगभग 19% साल दर साल की प्रॉफिट ग्रोथ। बाय द वे ये पोस्ट टैक्स नंबर होते हैं, नेट प्रॉफिट। तो आगे क्या ये कंपनीज इस ट्रेंड को कंटिन्यू रख पाएगी, ये हमें देखना है। तो आगे क्या है हम समझ लेते हैं। ये हमने बताया कि 19% का कैगर ग्रोथ तो पहले आ गया। तो अब जो इस साल इस क्वार्टर का लास्ट क्वार्टर का जो 31 मार्च 2025 को क्वार्टर एंड हुआ है, वहाँ पे 4,223 कंपनीज ने जो अप्रॉक्सीमेटली रिजल्ट्स जो डिक्लेयर करे हैं, उसके अकॉर्डिंग अप्रॉक्सीमेटली 12.5% का ईबिट ग्रोथ पोस्ट करा है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 11.5% से ग्रो हुआ है। और वहीं अगर आप निफ्टी 500 कंपनीज को देखते हैं, वहाँ पर भी 62% से ज़्यादा कंपनीज ने पॉजिटिव ग्रोथ पोस्ट करी है। और उन कंपनीज में अप्रॉक्स 13.5% का एबिट ग्रोथ और लगभग 12% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ आया है। तो क्या ये नंबर्स पहले से खराब है? वेल, हाँ भी और ना भी, क्योंकि इस समय ग्लोबल अनरेस्ट के चलते जो ग्लोबल अनरेस्ट चल रहा है मार्केट्स में, और थोड़ा सेल्फ रिलायंस पे फोकस आ गया है हर इकोनॉमी का, जितनी भी बड़ी इकोनॉमीज हैं उनके लिए एक डिसेंट ग्रोथ को अचीव करने में स्ट्रगल हो रहा है। तो उस नज़रिए से देखें तो इंडियन कंपनीज अपने फॉरेन कॉम्पिटिटर्स से काफ़ी बेटर कर रही हैं, एक दो चार इंडस्ट्रीज को छोड़ के। अगली चीज़ जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है वो है लिक्विडिटी। तो मार्केट में पैसा बनाने के लिए रिजल्ट्स के अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो है लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी को समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहली चीज़ जो लिक्विडिटी के लिए इम्पोर्टेंट है वो हमने बात कर ली, वो है इंटरेस्ट रेट्स। और वहाँ पर हमने देख लिया कि लगभग 1% का कट अनाउंस कर दिया आरबीआई ने। फरवरी से लेकर जून तक 5 महीने में 1% कट आ चुका है। अब अगला पॉइंट जो लिक्विडिटी को ड्राइव करता है वो है म्यूचुअल फंड्स की पेनिट्रेशन लेवल। हर कंट्री के बाज़ारों में म्यूचुअल फंड्स के ज़रिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का पैसा आता है और सालों दशकों तक निवेश रहता है ये पैसा। तो म्यूचुअल फंड टू जीडीपी रेशियो हमें बहुत सहज तरीके से बता सकता है कि हमारा देश इस समय कौन से कगार पर है बनिस्बत दूसरे देशों के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसलिए इस पर मैं थोड़ा टाइम व्यतीत करूँगा, थोड़ा टाइम ज़्यादा स्पेंड करूँगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि प्लीज़ इसको सहजता से समझने में मेरा सहयोग दें। तो ये क्रिसिल की रिपोर्ट है जहाँ पर उन्होंने इंडिया का AUM MFAUM टू GDP रेशियो निकाला था और कहा था कि 2019 से 2024 के बीच में लगभग 12-12.5% से हम 18.5% के आसपास पे पहुंच गए थे। लेकिन ये क्योंकि एक साल पुराना डेटा है तो हम लेटेस्ट डेटा देख लेते हैं। लेटेस्ट डेटा में हमारा MFAUM एज पर लास्ट मंथ 72 लाख करोड़ पहुंच चुका है। तो ये इक्विवेलेंट हो जाता है लगभग $845 बिलियन के,
85 के आसपास का रेट अभी चल रहा है डॉलर का। और इसमें से लगभग 59% इक्विटी एसेट्स का शेयर है। ठीक है, तो अभी हम इस फिगर पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं 845 बिलियन। तो एज पर करंट जीडीपी रेट जो कि 4.19 ट्रिलियन डॉलर्स है हमारा, अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 845 बिलियन 4.1 ट्रिलियन का सिर्फ 20% के आसपास पेनिट्रेशन होता है। यानी कि जो आंकड़ा पहले 18.2 था वो लगभग 20.2 पहुंच चुका है। ठीक है, अब हम अगर 20 पे हैं तो दुनिया कहां पर है? वर्ल्ड का जो एवरेज है वो है 74%। तो ये क्लियरली दिखा रहा है कि कितना स्कोप है इंडिया के म्यूचुअल फंड एयूएम का, ग्रोथ का कितना बड़ा स्कोप है यहाँ पर। तो ये धीरे धीरे करके आता है, एक साथ तो आता नहीं है, लेकिन इस आंकड़े से, इस टेबल से हम ये जान लेते हैं कि लगभग अगर 5 साल में 50% ग्रोथ पेनिट्रेशन की हो जाती है, 12 से लगभग 18 पहुंच गए हम, तो उस नज़रिए से अगले 10 साल में हम मान सकते हैं कि 20 से अगले 5 साल में 30, और फिर 30 से अगले 5 साल में हम 45%, 45% के आसपास पेनिट्रेशन पे पहुंच सकते हैं अपने जीडीपी के। और अब वो जीडीपी क्या हो सकता है अगले 10 साल में? अगर हम 8% का भी नॉमिनल जीडीपी डॉलर टर्म्स में एज्यूम कर लेते हैं, जो कि एक बहुत ही अचीवेबल नंबर है मेरे अकॉर्डिंग, तो उस केस में एमएफ का एयूएम, म्यूचुअल फंड्स का एयूएम 45% पेनिट्रेशन के हिसाब से पहुंच सकता है 4.1 ट्रिलियन डॉलर्स। जी हाँ, 4.1 ट्रिलियन डॉलर्स, यानी कि हम एडिशनल फ्लो जो बात कर रहे हैं वो 3.2 ट्रिलियन डॉलर्स की बात कर रहे हैं, यानी कि लगभग 274 लाख करोड़। यानी कि यहाँ से लगभग 4.8 गुना हम अगले 10 साल में बात कर रहे हैं। और मानिए ये एक बहुत कंजर्वेटिव फिगर है, क्योंकि इसमें हमने कोई भी करेंसी डेप्रिसिएशन को इस समय अकाउंट फॉर नहीं किया है। हम कह रहे हैं कि ये आईएनआर टू यूएसडी जो है वो 85 के आसपास ही रहे, तब भी ये आराम से अचीव हो सकता है। तो ये इस तरह की लिक्विडिटी हम एज्यूम कर रहे हैं या आ सकती है, या एक एस्टिमेट से हम निकाल सकते हैं। मान लीजिए अगर ये 45% पेनिट्रेशन ना हो के 40 हो जाता है या 35 भी हो जाता है, तब भी हम बहुत बड़े नंबर्स की बात कर रहे हैं। तो कम से कम 3 से 4 गुना अगले 10 साल मुझे लगता है कि म्यूचुअल फंड का एयूएम बढ़ सकता है, जो कि पैसा जिसका 60% लगभग पैसा बाजार में निवेश करने, इक्विटी मार्केट्स में ही निवेश करने के लिए आएगा। तो इक्विटी मार्केट्स की परफॉर्मेंस अब समझ लेते हैं। ये टेबल में हमने इंडिसेस और कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स का परफॉर्मेंस कैप्चर किया है। लास्ट एक साल की परफॉर्मेंस देखे तो निफ्टी ने जहां 10% रिटर्न दिया है, वहां कुछ सेक्टर्स ने पॉजिटिव 16.5% और कुछ सेक्टर्स ने -4.5% रिटर्न दिया है। तो जो बेस्ट परफॉर्मेंस है उसमें है हेल्थ केयर, बैंकिंग, आईटी, और जो वर्स्ट परफॉर्मर्स हैं उसमें है रियलिटी, मेटल्स, ऑटो एंड एफएमसीजी। देखने वाली और गौर करने वाली बात यह है कि निफ्टी स्मॉल कैप का 1 साल का रिटर्न और निफ्टी 500 का एक साल का रिटर्न 8 से 8.5% के बीच में है। ये निफ्टी के 10.1 रिटर्न से भी कम है। और निफ्टी इटसेल्फ, अभी अगर आप MSCI वर्ल्ड 1 ईयर रिटर्न देखेंगे तो 13% है, और नैस्डैक का 1 ईयर रिटर्न 14.2। तो निफ्टी इटसेल्फ हैज अंडर परफॉर्म्ड, उसने भी अंडर परफॉर्म किया है लगभग 3 से 4%। और अगर डॉलर टर्म्स में देखेंगे तो लगभग 7 से 8%। तो हम कह रहे हैं कि अगर निफ्टी ने ही 7 से 8% का डॉलर टर्म्स में अंडर परफॉर्मेंस दिया है, तो निफ्टी स्मॉल कैप और निफ्टी 500 ने कम से कम नहीं तो ब्रॉडर मार्केट्स ने हमारा 8 से 9% या 10% के आसपास का अंडर परफॉर्मेंस दिया है। तो बेस्ट परफॉर्मर्स जो हमारे लास्ट 1 ईयर के हैं वो है डोमेस्टिक गोल्ड फंड्स। इनफैक्ट वर्ल्ड गोल्ड फंड्स ने ज़्यादा बेटर परफॉर्म किया है, जो कि गोल्ड माइनिंग कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। अगला है हैंसेक टेक फंड। अगला है NYSE फैंग प्लस फंड 42% के आसपास। ग्लोबल कंज्यूमर फंड ने काफ़ी समय के बाद में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया लास्ट 1 साल में, 35% रिटर्न है। और जो जर्मनी का इंडेक्स है डैक्स, उसने भी लगभग 30% का लास्ट 1 साल में रिटर्न दिया है। तो ये हमारे परफॉर्मर्स एंड ड्रैगर्स हैं इस समय मार्केट में। ठीक है, तो अब हम समझ लेते हैं कि थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी हमें कहाँ दिखता है। तो पॉकेट ऑफ अपॉर्चुनिटी के हिसाब से मैं जब रिसेंटली इस इंडेक्स को ऑब्जर्व कर रहा था, तो हमने देखा कि ये PSE इंडेक्स जो है, PSU कंपनीज का,
तो डेटा पॉइंट ये सजेस्ट कर रहा है कि इन्होंने पहली बार सिंस इंडिपेंडेंस PSU कंपनीज ने मिला के 5 लाख करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट जनरेट किया है लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 में। ये हाईएस्ट एवर है, राइट। तो क्या इसको ये कंटिन्यू कर सकते हैं? बहुत ही हाई लाइकलीहुड है ये कंटिन्यू कर सकते हैं। टेक्निकल्स को भी अगर हम देखें तो मेरे को लगता है कि एक ब्रेकआउट इस चार्ट के अंदर आ रहा है। इसको हम प्ले आउट करने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। देयर आर फंड्स अवेलेबल जिसके थ्रू हम इसको प्ले कर सकते हैं। बाय द वे ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, द डिस्क्लेमर इज दैट ये रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ ऑब्जर्वेशंस एंड डेटा सेट शेयर कर रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस के लिए। तो अगर किसी को ये रिस्क रिवॉर्ड समझ में आता है तो हम उनको अकॉर्डिंगली उनके पोर्टफोलियो में एंट्री का स्ट्रैटेजी और तरीका समझा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो आप लोगों से सबसे अनुरोध है कि आप प्लीज़ इस कंटेंट को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेफिनेटली अपने किसी जानकार और दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ इसको शेयर कीजिए। इसके अलावा मैं सभी इन्वेस्टर्स से अनुरोध करूंगा कि वो हर डेटा को खुद समझ के, खुद पढ़ के और अपने एडवाइज़र से, अपने ब्रोकर से बात करके ही डिसीजन लें कि उनकी पोर्टफोलियो के लिए क्या सही है और क्या गलत है। हर पोर्टफोलियो अलग तरीके से, अलग ऑब्जेक्टिव के लिए बना होता है, इसीलिए कोई स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन पोर्टफोलियो में एग्जीक्यूट करने का कोई सेंस नहीं होता। तो इसी के साथ मैं आप सबसे अलविदा चाहूँगा। अगले वीडियो तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार।